जम्मू के लोग ये चाहते थे कि 370 को हटाने का फैसला सही था। 370 जब टूटा तो हम जम्मू वालों ने इससे आशा लगाई थी कि ये बहुत अच्छा प्रयोग है, बड़ा अच्छा प्रयास रहा है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो 370 धारा जो तोड़ी गई और उसके बाद जो किया, लेकिन इस पर कम्प्लीटली हमने उसका लाभ नहीं लिया। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी स्टेटहुड का दर्जा बहाल नहीं होना चाहिए? अभी नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए। अभी ट्रायल बेस पे इलेक्शन होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी देखने को मिला कि केंद्र सरकार की तरफ से कश्मीर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कश्मीर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, जम्मू को थोड़ा कम ध्यान देना या इग्नोर करना, ये फैसला सही है या आपको लगता है इग्नोर किया गया या नहीं? देखिए, जम्मू को तो मैं कहता हूँ महाराजा हरि सिंह जी के बाद अभी तक हम देखें अगर तो जम्मू को इग्नोर ही किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा या हम कहें उपराज्यपाल की जो चेयर है उसे पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाया गया है जी। इसका विरोधाभास भी है, जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी सारी पार्टियां कर रही हैं, ज़्यादातर पार्टियां तो कर ही रही हैं। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है इसके पीछे का कारण क्या लगता है? ये फैसला सही है या फिर यहाँ के जो लीडर हैं वो इतने सक्षम नहीं है, यहाँ का नेतृत्व इतना अच्छा नहीं है। इनको मोदी जी के कैपेबल कोई यहाँ का लीडर अगर मिलता तो हमको ये रिस्क लेना चाहिए था कि मूवमेंट कल की किसी विशेष समुदाय का संगठन है, इस संगठन का उदय क्यों हुआ? थोड़ा सा देखिए, जो भी लोग कल की सोचने वाले हैं अपने अपनी दिशा में सब काम कर रहे हैं, लेकिन खंड खंड में काम कर रहे हैं। ये एकमात्र एक ऐसा संगठन है जिसकी एक जैसे कल की अवतार होता है ना, वैसे ही इसका समाज में अवतारित हुआ है, जिसमें सभी संगठनों को आह्वान किया गया है, सभी लोगों को आह्वान किया है कि एक मंच पर आकर एक साथ होकर एक आवाज़ उठाएं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, स्टेट समाचार के सभी दर्शकों का मैं दीपक सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम पर जो चर्चा हम करने वाले हैं, जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो काफी गंभीर है। चर्चा 370 के बाद क्या जम्मू कश्मीर में बदलाव आया? क्या स्थितियां बिल्कुल नॉर्मल है या माहौल पहले से ज्यादा खराब हुआ है? क्या आतंकवाद में कमी आई है? क्या ताकत देशभक्तों के हाथ में शिफ्ट हुई है या नहीं? इसके अलावा उपराज्यपाल की कुर्सी को, चेयर को जो ताकत दी गई है इस समय केंद्र की तरफ से, क्या वो फैसला सही है या नहीं? इसके अलावा स्टेटहुड को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस समय मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय माहौल बिल्कुल जम्मू कश्मीर का ठीक है और स्टेटहुड दे दिया जाए। क्या ये मांग सही है और क्या ये सही समय है? जम्मू कश्मीर के जितने भी नागरिक हैं, जम्मू के नागरिक हैं, वो अपने दिल पर हाथ रखकर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। एजेंसियां, सरकार चर्चा करें, क्योंकि जम्मू के अंदर कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि स्थिति नॉर्मल नहीं है। जैसे अवैध रूप से ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं, कुछ लोग आकर इसके ऊपर आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन जिस तरह से एक्शन होना चाहिए एक्शन नहीं होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दिन प्रतिदिन ये लोग सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, जब यहाँ के नागरिक, जम्मू के नागरिक उन जगहों पर या अपने किसी भी कार्य को, वो किसी ज़मीन के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं तो तुरंत एजेंसियाँ जो हैं, डिपार्टमेंट जो हैं, वो एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन जब अवैध रूप से कब्जे हो रहे होते हैं तो वहाँ पर ये मौन धारण कर लेते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या? इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ ठाकुर अर्जुन सिंह हैं। ठाकुर अर्जुन सिंह मूवमेंट कल्की के कोर कमेटी सदस्य हैं और इसके अलावा धार्मिक समिति के भी अध्यक्ष हैं। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर विषय है, इसके ऊपर इस समय राजनीति भी बहुत खुल के हो रही है और मूवमेंट कल्की की तरफ से आप पक्ष रखें कि क्या आपको क्या लगता है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है, खासकर जम्मू की स्थिति जो है, वो कितनी बेहतर हुई है या अभी
स्थिति एबनॉर्मल है? जय भवानी, देखिए 370 जब टूटा तो हम जम्मू वालों ने इससे आशा लगाई थी कि ये बहुत अच्छा प्रयोग है, बड़ा अच्छा प्रयास रहा है कि जिसकी वजह से जम्मू खिता जो कि लंगड़ा के चल रहा था एज़ कम्पेयर कश्मीर खिते के। कश्मीर में जो जैसे किसी वाहन का एक टायर बड़ा और एक टायर छोटा लगा दें तो वाहन सही नहीं चलेगा, वही चीज़ जम्मू में हो रही थी। तो उसके मद्देनज़र लोगों ने इसका जश्न भी बनाया। इस जो प्रयोग पर जैसे ही 370 टूटा लोगों ने जश्न भी मनाया और फूल भी रखे। तो हम ये कहते हैं कि ये जो 370 धारा जो तोड़ी गई और उसके बाद जो हुआ, लेकिन इस पर कम्प्लीटली हमने उसका लाभ नहीं लिया, पूरा फ़ायदा नहीं लिया, तो वो बाकी ठीक है। नहीं, मतलब जैसे हम देखें 370 से पहले इस तरह की आवाज़ें यहाँ पर उठ रही थी, जम्मू के लोग काफ़ी परेशान लग रहे थे। हाँ, वो ये कहते थे कि यहाँ पर शायद अब हमारे लिए रहना मुश्किल हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों से हिंदू समुदाय के लोगों को पलायन करना पड़ गया था। कश्मीर के अंदर भी 1990 में जो हुआ, कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा और कुछ इस तरह के कानून यहाँ पर लाए गए जो बाद में एक्सपोज भी हुए, तो ज़मीनों पर भी यहाँ पर कब्जे किए गए। क्या ये सब कारण था जिस वजह से जम्मू के लोग ये चाहते थे कि 370 को हटाने का फैसला सही था? देखिए, ये सभी चीज़ें मिलती हैं तभी जो है जन जागरूक जो आवाज़ निकली थी जनता की वो निकली थी, ये मांग भी थी उससे पहले। तो सेंटर ये चीज़ें जो जितने भी यहाँ के, देखो यहाँ सेंटर की जो आंखें हैं वो तो यहीं के लोग हैं, यहीं के जो लीडर हैं यही हैं। इन्होंने चीख पुकार कर कर यहाँ बताया था कि यहाँ के हालात जो हैं सही नहीं हैं, और सच में यहाँ के हालात सही नहीं थे और अभी भी हालात ठीक नहीं हैं। तो ये तो जम्मू में आप देखो कि जम्मू को चारों तरफ से घेरा जा रहा था, जबकि जम्मू आगे इतना लोडेड है कि यहाँ पर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह और बनी बसोली हर एरिए के लोगों ने आकर यहाँ पे मकान बनाए हैं, रहते हैं। उसके साथ साथ कश्मीर के लोग भी यहाँ पर आकर बसने लगे थे, जबकि जम्मू में रहने का क्या, ना ये क्लाइमेटिकली इतनी अच्छी जगह है, लेकिन ये कुछ षड्यंत्रों की भी बू आ रही थी कि सब लोग यहाँ पे आके क्यों रहना चाहते हैं, कुछ तो मतलब ना ये क्या कहते हैं जन्नत है, हाँ, ना ये उस तरह की कोई धरती है, तो फिर जम्मू में क्यों लोग आ रहे हैं? जी हाँ, इतने क्यों आ रहे हैं और यहाँ का इतना लोड क्यों हो रहा था। तो इन सबको मद्देनज़र हम भी चाहते थे, जम्मू की जनता भी चाहती थी कि जो भी यहाँ का 370 जो आर्टिकल है ये हटाया जाए। एक विधान एक संविधान का जो नारा मोदी साहब ने दिया था तो वो लागू हुआ यहाँ पे और वो उसका प्रयास भी रहा। लेकिन अब जो बात बनती है, अब जो बात बन रही है वो ये है कि ये जो 370 का जो हमें बेनिफिट था वो पूर्णता से हम नहीं ले पा रहे। देखो, कोई भी कली है वो कारण क्या लग रहा है? कारण यही है कि अब राजनीति आ गई है इसमें, थोड़ी बहुत सब स्टेटहुड का दर्जा मांग रहे हैं, कुछ नेता भी मांग रहे हैं, बल्कि लीडर मांग रहे हैं, कुछ तंजीमें भी इसके लिए खड़ी हो गई हैं। लेकिन ये एक अलार्मिंग वो है क्योंकि यहाँ के जो लीडर हैं वो इतने सक्षम नहीं है, यहाँ का नेतृत्व इतना अच्छा नहीं है। इनको मोदी जी के कैपेबल कोई यहाँ का लीडर अगर मिलता तो हमको ये रिस्क लेना चाहिए था कि स्टेटहुड को यहाँ से हटाया। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी स्टेटहुड का दर्जा बहाल नहीं होना चाहिए? अभी नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए। अभी ट्रायल बेस पे इलेक्शन होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन करवा कर देखना चाहिए कि कितने समर्थवान हमारे नेता लोग हैं और क्या ये इसको जिम्मेवारी से जो इतनी देशभक्ति है इनमें कि ये फिर से पुनः अपने देश को, अपने जम्मू खिते को देश की आवाज़ में अपनी जो जितनी परेशानी है वो वहाँ पहुँचाकर इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सब कुछ इनको करना। मतलब नेतृत्व क्षमता को चेक करना चाहिए कि वो कैपेबल है या नहीं है, या फिर उसी तरह की लीडर आ जाएंगे जिस तरह के पहले थे। एक और मैं चीज़ जानना चाह रहा हूँ, 370 जब हटाया गया तो उसके बाद यहाँ पर जो राजनीति थी, जो पार्टियाँ यहाँ पर राजनीति कर रही थी, क्या वो भी एक्सपोज हुई? देखिए, ये तो सामने दिख रहा है कि यहाँ की चाहे कोई भी, मैं हर एक पार्टी का नाम लेता हूँ, यहाँ के जितने भी नेता थे वो सब एक्सपोज हुए हैं। जनता ने इनको
देख भी लिया है, और दूसरा हमने भी देखा है कि हमारे हालात जो आज की स्थिति ये जम्मू की बनी हुई है, ये सब इन्हीं नेताओं के कारण बनी है, इन्हीं लीडरों के कारण बनी है। चाहे इसमें एनसी ले लो, चाहे इसमें अपने बीजेपी ले लो, चाहे कांग्रेस, कोई भी ले लो, किसी ने भी यहाँ पर सही से काम नहीं किया। ये एक्सपोज हुए और यहाँ का नेतृत्व शक्ति जो है वो बिल्कुल छिन्न हो गई, इनमें कोई समर्थ नहीं है। और अभी भी अगर ये स्टेटहुड ले लें, जहाँ इस तरीके की जो आवाज़ ये उठाई है इन्होंने, तो इनको वो मसल देंगे। क्यों मसल देंगे? वो इनसे ज़्यादा सक्षम हैं, उनको आता है राजनीति करना, उनको यहाँ का पूरा सिस्टम पता है, तो ये इतने सक्षम नहीं है। बस इनको ये उछल रहे हैं, लेकिन इनमें इतनी योग्यता नहीं है कि ये इसको संभाल सकें। 370 के बाद ऐसा भी देखने को मिला कि केंद्र सरकार की तरफ से कश्मीर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया। क्या वो वाला जो फैसला है, कश्मीर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, जम्मू को थोड़ा कम ध्यान देना या इग्नोर करना, ये फैसला सही है या आपको लगता है इग्नोर किया गया या नहीं? देखिए, जम्मू को तो मैं कहता हूँ महाराजा हरि सिंह जी के बाद अभी तक हम देखें अगर, तो जम्मू को इग्नोर ही किया गया है। चाहे पहले दफ़ा 370 टूटने से पहले की आप ले लो, तब भी कोई नौकरियाँ नहीं थी, तब भी कोई हालात यहाँ के सामान्य नहीं थे, तब भी बड़ा मुश्किल था। और अब 370 टूटने के बाद अभी भी यही हालत है कि यहाँ पे बेरोज़गारी है, यहाँ पे जो है अपने लोन ले रखा है लोगों ने, उसकी किस्तें नहीं भर पा रहे, EMI नहीं भर पा रहे, मतलब कि कुल मिला के यहाँ पे वही हालत है। तो दफ़ा 370 टूटने के बाद भी जम्मू का ये हालत है, तो फिर इसका फ़ायदा क्या? तो कश्मीर के ऊपर जो फोकस किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको किस तरह से देखते हैं? 17,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ आते हैं वो सब कश्मीर में गए हैं। हम देखें अगर 2013 से लेकर अभी तक अगर हम आंकड़ा निकालें 2022 तक, तो जम्मू में एक भी डेलीगेट नहीं आया। G20 समिट वहाँ पे हो गया, और कितने पैसे वहाँ पर, वो भी मेरी एक ऑफिसर से बात हो रही थी अपने सेक्रेटरीट के, तो उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया, मैंने कहा कि जो हमारा जम्मू का आंकड़ा है तो बहुत है, यहाँ पे बहुत पैसा आया है, तो श्रीनगर का नहीं इतना आया या क्या हिसाब है? तो उन्होंने बताया कि भाई श्रीनगर का भी उन्होंने बिल ही पेश नहीं किए हैं, उनका हमसे अनंत गुना बड़ा आंकड़ा है, लेकिन यहाँ पे पॉलिसी क्या हो रही है कि उनके बिल ही पास नहीं, उन्होंने भी बिल ही नहीं दिखाया अपने कि भाई हमने इतना यहाँ अभी तक पैसे फंड्स आए हैं, जितना हमने पैसा लगाया है इतना। मतलब कि अगर हम तुलना करें तो बहुत भेद है। डोगरों को या जम्मू खित्ते को कुछ नहीं मिला, और कश्मीर को अभी भी सोना चांदी से लादा गया है। तो सपोलों को दूध पिला रहे हैं। हाँ, ये देखिए हम तो अभी भी सपोलों को ही दूध पिलाया जा रहा है। जम्मू को अभी भी जम्मू लवारिस है, जैसे उसको कोई माँ बाप नहीं है, उसको कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो ये बहुत शर्म की बात है। तो अगर इस हालात में फिर हम स्टेटहुड का नारा लेकर तो उसको ध्वजा लेकर चल पड़े और उसकी हम अगर बातें करने लगें, तो ये आप समझ लो कि कुएं में गिरने वाली बात है। क्योंकि अभी जख्म पर आप और ज़्यादा मतलब कि आपने नमक लगा दिया, वो तैयारी में बैठे हैं कब पावर जो है फिर से हमारे हाथ में है। जो एलजी साहब को पावर बांटी है उसके लिए भी ये रो रहे हैं वो। हाँ, मतलब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा या हम कहें उपराज्यपाल की जो चेयर है उसे पहले से ज्यादा ताकतवर बनाया गया है जी। इसका विरोधाभास भी है जम्मू कश्मीर के अंदर, काफी सारी पार्टियां कर रही हैं, ज्यादातर पार्टियां तो कर ही रही हैं। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है इसके पीछे का कारण क्या लगता है? ये फैसला सही है या फिर क्या? देखिए, जो पीछे बैठे हैं सेंटर में वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सब वो मजे वो खिलाड़ी हैं, वो इस जानी जान है, उन्होंने काफ़ी समय के एक्सपीरियंस रहे हैं उनके। वो जम्मू के लीडरों को, जम्मू के यहाँ के जितने भी इनको परख चुके हैं, तो उसके मद्देनज़र उन्होंने देख लिया है कि देखो हर चीज़ में यहाँ मोदी साहब आके थोड़ी ना कुछ करेंगे। उन्होंने देख लिया था कि यहाँ के लीडरों में कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, कोई उनके नाम पे कोई बोर्ड लेके तो कुछ जीते हैं और एक्सपोज भी हो गए हैं। तो कुल मिला के जो हमारे पीछे सेंटर में बैठे हैं उन्होंने परख लिया था, जांच परख लिया था, तभी इनकी पावर्स जो है वो छीन के तो ऊपर राज्यपाल की जो गद्दी है उसको स्ट्रॉन्ग किया गया है। और ये समय की मांग भी है, इस पे फूल रखने चाहिए जम्मू के लोगों को। तो मतलब अभी आपको लगता है कि पावर जो है वो शिफ्ट नहीं हुई है, देशभक्तों के हाथ में पावर नहीं है, तो इसलिए उपराज्यपाल को ताकतवर बनाने का फैसला सही है जी। मतलब चुनाव के बाद डर खतरा है? जी देखिए, खतरा बहुत ज़्यादा है। अगर ये पावर सीधी सीधी पुनः अगर ये इन्हीं खिलाड़ियों के हाथ में रहती है जो यहाँ के लोकल हैं,
तो जम्मू वाले तो इतने सक्षम नहीं हैं, ये सब जानते हैं, जम्मू की जनता भी जानती है। यहाँ पे नेतृत्व शक्ति वाला कोई इतना ज़्यादा देश प्रेमी कोई इतना हमें कोई चेहरा दिखता नहीं है मोदी साहब की तुलना में। लेकिन कश्मीर के लोग बहुत सक्षम हैं, क्योंकि वो अपने उनका दायरा छोटा है, उन्होंने अपने ही खित्ते को ही बढ़ाने के लिए सोचा है, सेल्फिशनेस है उनकी। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अगर वो राय रखते तो भी जम्मू कश्मीर का ये हाल नहीं होता। क्या मतलब ये भी डर है कि अगर यहाँ पर स्टेटहुड रिस्टोर की जाती है और उपराज्यपाल की चेयर को साइडलाइन किया जाता है तो बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी कोई घटना घटती है तो उसमें ना कुछ लोग उस घटना का एक अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं, उसका फ़ायदा लेने लगते हैं। अपनी निजी राजनीति को ले लो या बिजनेस को ले लो, बहुत से ऐसे उदाहरण आए हैं। जैसे कोरोना टाइम पे भी क्या हुआ था कि कुछ ऐसे थे, जैसे मेडिकल लाइन या कोई हेल्थ सेक्टर जो था, वो उनके शेयर मार्केट बहुत बढ़ गई, उनको बहुत फ़ायदा हो गया, क्योंकि उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी बना दिया। थी आपदा थी, लोगों पे तो आपदा ही थी, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी बना दिया। ठीक उसी प्रकार जो भी घटना घटती है, जैसे अभी भी एक जो घटनाएँ घट रही हैं, इसका देखो खुल के कोई भी आगे नहीं आ रहा। हम देखें, अगर कोई भी पार्टी आगे नहीं आई, कोई बयान नहीं दिए गए, जबकि नरसंहार हो रहा है, इतनी दयनीय स्थिति हिंदुओं की बांग्लादेश में हो गई है, लेकिन कोई खुल के नहीं आ रहा, कोई प्रोटेस्ट खुल के नहीं हो रहे। और कुल मिला के यहाँ पे वही स्वार्थ आ रहा है कि इस चीज़ को टैकल कौन करे, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कौन ले ले। तो ये चीज़ें साइड पर रखकर, इसको लाभ हानि से अलग रखकर, इसको ह्यूमैनिटी के तरीके से, क्योंकि हम सनातन के लोग हैं, सनातन पद्धति जो है, ये दिव्य सनातन संस्कृति जो हमारी है, ये इतनी गहरी है, इसको इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हमारे ऋषि मुनि दे गए हैं कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो हिंदू जहाँ पे भी रहेगा, किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी कंट्री में, उसको वो वहाँ पे सुरक्षित रहेगा, अच्छे तरीके से ही रहेगा, क्योंकि हिंदू जुड़ा है प्रकृति के साथ। सनातन प्रकृति एक ही चीज़ है। पेड़ लगाना, तालाब बनाना, जहाँ मछलियों को आटा देना, जहाँ हमारे जितने भी संस्कार हैं बचपन से लेकर वृद्ध तक, जितने भी संस्कार हैं वो सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। वो सभी के सभी हमको, मतलब कि हिंदुओं के जो संस्कार हैं वो ऐसे हैं कि उससे गायें, मछलियाँ, जितने भी इकोसिस्टम है, ये पूरा बैलेंस रहता है। तो हिंदू जहाँ पे भी रहेगा वो खुशहाली फैलाएगा। तो हिंदुओं पे अगर अत्याचार हो रहा है तो ये पूरी ह्यूमैनिटी पे अत्याचार हो रहा है। तो ये जो भी विशेष संप्रदाय के लोग जहाँ पे भी जो कर रहे हैं, ये बड़ी ही बहुत ही बर्बरता है, ये किस्म का है कि जानवरों वाला सलूक है। तो यहीं से तुलना हो जाती है धर्मों की कि कौन कितना लेवल में है, कौन सा धर्म किसी के लिए हानिकारक नहीं है और कौन सा धर्म ऐसे है जो अभी भी जानवरों के लेवल का है, जो भविष्य में जी रहा है। हमारे में तो कहा जाता है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, यानी कि फल की इच्छा नहीं करना मतलब कि हम प्रेजेंट में रहें। जो भी, जैसे मैं यहाँ से आप तक आया, मैंने संकल्प लिया कि मैंने आपके पास जाना है, दीपक जी के पास आना है। तो जब मैंने यात्रा करना शुरू की तो संकल्प बांधा था, लेकिन अब रास्ते में मैं यही सोचता रहा हूँ कि मैंने क्या बोलना है, क्या करना है तो मैं फ्यूचर में हूँ, मैंने फल की इच्छा कर दी है कि मैं अच्छा ही दिखूँगा वहाँ पर। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं गाने सुन रहा हूँ, जब कोई भजन लगाया मैं उसका आनंद लेते आ रहा हूँ, जहाँ एक ड्राइविंग का पूरा लुत्फ लेते हुए आ रहा हूँ, तो मैं प्रेजेंट में हूँ। तो हिंदू संस्कृति यही बताती है कि वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो, ना कि फ्यूचर में जाकर आपको कुछ मिलेगा, कुछ जाकर के कोई वहाँ पे चश्मे मिलेंगे, जहाँ कुछ मिलेंगे। मैं किसी को टिप्पणी नहीं कर रहा, बट जिस तरीके से ये जो लोगों के ये जो धर्मों के ये बने हैं कि उनको रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, वो हमारे में ये नहीं किया गया। हमारे में यही कहा गया कि जो है यही है, इसको पूर्ण तरीके से आप आनंदित होकर और भोगते हुए आप ईश्वर तक बन सकते हो। ईश्वर को सिर्फ पूजना ही नहीं, ईश्वर तक की यात्रा हमारे हिंदू संस्कृति में है। ये जो स्थितियाँ बनी हैं, इनको अगर इसको बैलेंस करना हो, सही दिशा में लाना हो, तो आपको क्या लगता है किस तरह के फैसले इस समय केंद्र सरकार को लेने चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ कि राजनीतिक लेवल पर अगर देखें तो इनको यूएनओ तक इस मसले को उठाना चाहिए था। शायद कल या परसों मैंने देखा कि आ गया वहाँ से बयान कि यूएनओ भी इसमें कह रहा है कि हिंदुओं के साथ बहुत गलत हुआ वहाँ पे। तो ये तो उठाना ही चाहिए था। साथ ही साथ इनको
थ्रेट भी दे देनी चाहिए थी वहाँ पे कि भाई, क्योंकि अभी हमारा जो बोलबाला है पूरे बाहर के काफ़ी जितने भी हमारे पूरे countries विश्व के- में। हाँ, पूरे विश्व में है, तो हम अगर उनको दे देते कि भाई हम अटैक कर देंगे अगर वहाँ पे सही नहीं हुआ, तो हमें बहुत समर्थन भी मिल जाता, बहुत सी कंट्रीज हमारे साथ इसका साथ भी दे सकती थी। तो जो कुछ कंट्रीज हैं जो बीच में जिनका इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्टेड आप समझ के जो भी हैं, वो पीछे हो जानी थी। तो ये भी एक वो था। दूसरा, सरकार को इसके ऊपर एक्शन ये भी लेना चाहिए कि हिंदुओं को सक्षम बनाना चाहिए, उनको योग्य बनाना चाहिए। हिंदुओं मतलब के जम्मू पर ध्यान देना चाहिए। जम्मू पे भी ध्यान देना चाहिए और इनको सक्षम बनाना चाहिए, इनको शस्त्र विद्या, या इनको जो भी हमारा देखिए ना, देवी देवताओं के हाथ में, एक हाथ में तलवार या एक हाथ में धनुष्मान, या मतलब कि शस्त्रों के साथ ही हमारे देवता रहे हैं हमेशा। अगर हम सिख धर्म को देखें तो गुरु नानक जी अभी आए थे, ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, लेकिन उन्होंने भी उनके धर्म में शस्त्र विद्या के लिए उन्होंने पूरा कहा है कि उनके साथ वो वॉरियर कौम है। और हिंदू जो इतनी पुरानी संस्कृति है, इतनी पुराना जिनका इतिहास रहा है, और जिनके पूरे के पूरे जितने भी हमारे देवी देवता हैं सभी शस्त्रों के साथ फुली लोडेड हैं, तो हिंदू की चूक के यहाँ पे हिंदू क्यों नहीं अपने साथ ये शस्त्रों में से चूक के सिर्फ कोमलता की ओर, या सिर्फ अपने जो सूक्ष्म कलियों को ही खिलाते रहे साधना के माध्यम से, या उसमें हो सकता है सरकारों की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं वो हो सकता है, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे, इस तरफ भी ध्यान दे, युवाओं को जो है वो प्रिपेयर करे, तैयार करे। जी 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 जी, इसकी आवश्यकता है। अच्छा, इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर और पूरे देश को अगर इस समय इन ताकतों से बचाना है तो किस तरह के फैसले सरकार को लेने चाहिए? देखिए, एक तो ये है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी स्थापना करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि एक विधान, एक संविधान, जहाँ जैसे कि अगर हिंदुओं के घर में जितने बच्चे हैं उतने ही बच्चों के बाकी भी धर्मों के लोगों को मतलब किसी के रिस्ट्रिक्ट घर कर देना चाहिए। मतलब किसी के अगर कि एक परिवार के घर में एक बच्चा या दो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो दूसरों के घर में भी दो ही बच्चे पैदा हो, 10 ना हो, 20 ना हो। जी 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 जी। अच्छा, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसके साथ साथ जितने भी हमारे, जैसे आप ले लीजिए ये वक्फ बोर्ड के लिए भी चल रहा है कि उसको सही तरीके से उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, और उसको अमेंडमेंट करना बहुत ज़रूरी है उसमें। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से कुछ स्वार्थी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। जम्मू के अंदर स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए या नहीं? देखिए, स्टेटहुड पे बात आए तो हम यही कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है। स्टेटहुड हो, हम नहीं कहते कि ना हो, स्टेट बननी चाहिए, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है। थोड़ा समय ले लीजिए, इलेक्शन होने दो, इलेक्शंस के बाद देखें कि हम हमारे कंधे मजबूत हैं कि नहीं, उसके बाद इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। कुछ मैंने शुरुआत में कहा कि यहाँ पर सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, इन कब्ज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कब्जे अगर हम देखें तो इनकी तादाद जो है वो आप बल्कि वही लोग हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि थोड़े जिनको हम शरारती तत्व भी कहते हैं, उसी तरीके के लोग हैं, लैंड माफिया भी हैं। तो वो लोग इस पर कब्जे कर रहे हैं। जहाँ कुछ ऐसे रिफ्यूजी हैं जैसे बांग्लादेश के रोहिंग्या, उस तरीके के लोग भी यहाँ पे आके कब्जे कर रहे हैं कि जैसे कोई खाली जगह देखी, उनका एक कुल्ला होता है तो हम देखते हैं थोड़े दिनों में वहाँ पे 10-10 कुल्ले बन जाते हैं। तो एक षड्यंत्र भी है, और साथ साथ में इसमें कि जो हमारी सरकार है ये साथ नहीं दे रही, क्योंकि जब भी ये लोग अगर कब्जा करें तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन अगर कोई यहाँ का नागरिक, कोई डोगरा अगर ऐसा कोई एक्शन ले लेता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन होता है, उसके पीछे पूरी एजेंसियाँ लग जाती हैं। लेकिन इनकी बारी एजेंसियाँ कहाँ रहती हैं, एजेंसियाँ कहाँ सोई होती हैं, तब कोई एजेंसी नहीं आएगी। अभी भी इन्हीं का बोलबाला है। अंतिम सवाल मेरा, मूवमेंट कल्की के किसी विशेष समुदाय का संगठन है, इस संगठन का उदय क्यों हुआ? थोड़ा सा जी हाँ, मूवमेंट कल्की के बारे में थोड़ा सा आपको प्रकाश देता हूँ कि देखिए, जो भी लोग कल की सोचने वाले हैं अपनी अपनी दिशा में सब काम कर रहे हैं, लेकिन खंड खंड में काम कर रहे हैं। ये एकमात्र एक ऐसा संगठन है जिसकी एक, जैसे कल की अवतार होता है ना, वैसे ही इसका समाज में अवतारित हुआ है, जिसमें सभी संगठनों को आह्वान किया गया है, सभी लोगों को आह्वान किया है कि एक मंच पर आकर एक साथ होकर एक आवाज़ उठाएं और
इसमें हमें पूरा योगदान भी मिला है, जिसमें कि हमारे यहाँ पर धर्म समितियाँ, गोरक्षक, क्रांतिकारी दल, ड्रग्स के ऊपर ये जो नशा के खिलाफ जो चलने वाले तंजीमें हैं, उन सबको मिलकर ये एक संगठन तैयार हुआ है कल की, तो जिसका हमें भी जिम्मेवारी। मतलब ऐसे लोग जो आने वाले कल की सोचते हैं। हाँ, जो आने वाले कल की सोचते हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं। नहीं, वजह क्या बन गई इस संगठन को? बाकी वाले काम नहीं कर रहे हैं, आरएसएस है और भी कई संगठन है, ये तो पार्टियों के जो संगठन है, भाजपा हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, कांग्रेस हो गई, बाकी जितने भी ये सारे संगठन जितने भी काम कर रहे हैं, ये आपको लगता है सही काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये सब एक्सपोज हो गए हैं, क्या संगठन हो, क्या पार्टियों, सभी लगभग अभी एक्सपोज हो गई हैं, लोगों का इनसे विश्वास उठ चुका है। और कुछ तो हम ऐसे देखे हैं, मैं नाम नहीं लेता विशेषकर, लेकिन कुछ संगठन पुराने हो गए हैं, उनको अपने उनमें अमेंडमेंट होना बहुत आवश्यक थी, जो नहीं हो पाई है। तो लोगों को नई चीज़ चाहिए और साथ में नई सोच वाले व्यक्ति चाहिए, जो नया कोई ऐसी दिशा और दशा लेकर, नई सोच के अभी आज की इस परिस्थितियों को लेकर जो आगे बढ़ें, उस तरीके की इनको जो दिशा और दशा बना सकें, इस तरीके के संगठन की मांग थी। और ये मांग से ये संगठन जो तैयार हुआ, इसमें मैंने ये नहीं कहता कि ये संगठन मैंने बनाया है, जहाँ और कोई कोर कमेटी के जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने बनाया है। ये प्रकृति का है, प्रकृति द्वारा ही बना है, ये समय की मांग थी और बना है, इसलिए हमने इसका नाम भी कल्कि ही रखा है। कल्कि को दो तरीके से आप सोच सकते हैं, तो कल्कि, आने वाले कल्कि वो, और दूसरा एक अवतार, जिसको हम मानते हैं कि जो अवतार होना था कल्कि का, वो हमने एक संगठन के माध्यम से भी बोला है कि ये एक अवतार हुआ है, इसमें सभी लोग आकर, हम सबका आह्वान करते हैं, सब आकर इसको सहयोग दें। चलिए अर्जुन जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये ठाकुर अर्जुन जी थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और बातचीत के दौरान जिस तरह की बातें इन्होंने रखी हैं, हमें लगता है कि उसके ऊपर केंद्र सरकार भी चिंतन करे, हमारी एजेंसियां भी चिंतन करें, क्योंकि क्या यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा बहाल होना चाहिए? क्या इस समय स्थितियाँ बिल्कुल नॉर्मल हैं? क्या अभी देशभक्तों के हाथ में सत्ता है? जैसे इन्होंने कहा कि जब तक देशभक्तों के हाथ में सत्ता नहीं आती, तब तक यहाँ पर स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होना। ऐसा भी देखा जाता है कि बातों में आता है कि जब यहाँ पर भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद जो स्थितियाँ यहाँ बनी हैं, अब तक जो हमारी पीढ़ियाँ झेल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो जल्दबाजी हुई है। तो ऐसी गलती दोबारा ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पर कई पीढ़ियों को उसका भुगतान करना पड़ा है। उसके ऊपर हमें लगता है कि जो सक्षम लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो चिंतन करें और सही निर्णय लें, ताकि जब तक देशभक्तों के हाथ में सत्ता ना आए, तब तक यहाँ पर स्टेटहुड रिस्टोर ना हो। एक तो ये कह रहे हैं, दूसरा ये इन्होंने ये कहा कि एलजी उपराज्यपाल की जो चेयर, जिन्हें पावरफुल बनाया गया, वो बिल्कुल सही फैसला था। 370 को हटाने का फैसला भी बिल्कुल सही था, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने कश्मीर पर ज़्यादा फोकस किया है। और ये अच्छी बात भी है कि आप फोकस करें, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आपको जम्मू के लोगों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। अगर आप देशभक्त, राष्ट्रभक्त लोगों को सक्षम बनाएंगे तो आने वाले समय में स्थितियां बदल सकती हैं, थी, और इस पर भी विचार होना चाहिए। इस चर्चा के ऊपर आप लोग प्रतिक्रिया भी रख सकते हैं। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाज़त। नमस्कार।